हाँ ऑन कर दी, ठीक है सर 2 मिनट आ जाएगी, तो क्वेश्चन लिखो तब तक। सो वेयर वी वर लास्ट टॉपिक, बताइए लास्ट टाइम क्या नोट किया था, क्या नाम है? हाँ बताओ, नूरी बेहन वीवर कहाँ तक नोट किया था? तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना, गुड। याद है ना, याद है ना? चलो तीनों का छोटा छोटा फ्लो चार्ट कॉपी में बनाओ, बनाओ, देखिए किसे याद है, जिसे जितना याद है बैठ जाओ। अरे सर फ्लो चार्ट अभी करना है, छोटा फ्लो चार्ट बनाओ, तब मैं समझा बात है। फ्लो चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट आ रहा हूं मैं। चलो भाई, तो हम लोग तारांकित अतारांकित वाले तो आ गए, तो उससे आगे चलते हैं जरा। कुछ नहीं तुम्हारे लिए नहीं। तो देखो ये एक बच्चे ने ना मीम मुझे डेडिकेट किया था, तो दिखा दे। देखो ये मीम एक बच्चे ने मुझे डेडिकेट किया, मतलब आर्ट रिव्यू एक बच्चे ने दिया। तो उसने बताया पॉलिटी सिलेबस देख के हम पंखे पे चढ़ने वाले थे और सस्ता गाइडेंस इधर उधर से मिल रहा था, तो हम धंधा लगाने वाले थे। फाइनली अभिषेक सर की क्लास लेने के बाद उसी फंदे पे झूला झूल रहे, मतलब समझ गए। तो ये क्रेडिट जाता है आलोक को, आलोक ने बनाया है ये। आलोक मुझे नहीं पता, बस मैं भेज दिया। ऐसे दुख हैं जीवन में। तो मैंने एंजॉय करा, आई होप ये भी तुम्हें भी पसंद आया होगा। नहीं आया चलो अपना बनाना, चलो फिर आगे। लास्ट टाइम मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तो हम क्वेश्चन नहीं लगा पाए थे ना। क्वेश्चन मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चन लाया हूं, लेकिन आई थिंक प्रोजेक्टर बीच में हमारा साथ छोड़ गया था, कोमा में चला गया। ठीक है, ओहो केबल नहीं होगी, आएगा 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 एक दिन ऐसा आएगा, ये केबल चलेगी। ठीक है ना, चलो अब वापस आते हैं। अब जो लोग आज ऐतिहासिक दौड़ देखने गए हैं, यानी काफी ज्यादा बच्चे इधर साइड में
एक तो क्वालिटी भी देख पाएंगे, दूसरा क्वालिटी के सुंदर अध्यापक को भी देख पाएंगे, तीसरा नए अध्यापक आए उसे भी देख पाएंगे। ठीक है, तो सारी बातें निष्कर्ष निकालने के बाद मैं तुम्हारा रिवीजन करा देता हूँ अच्छे से कि हम लोग कहाँ पर थे, ताकि बच्चे कनेक्शन फील कर पाए। हम लोग पढ़ रहे थे संसद। संसद का मतलब पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए, तो उसके लिए मैं तुम्हारा एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। मैंने स्लाइड में थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, एक क्विक रिवीजन आसानी से, ताकि जिसको संघीय प्रणाली ना समझ आई हो वो वापस से रिवाइज कर जाए। आप भी ध्यान देना, चिंता का विषय नहीं है। अच्छा, सोच रहे कि बहुत गए, मैं भी नीचे चली जाऊंगा पूरे समय। चलो देखो ध्यान से, मैंने तुम्हें एक चीज बताई कि सबसे पहले हमारा इंडिया आज जैसा इंडिया नहीं था। पहले छोटी छोटी रियासतें थी, यानी जब राज को पूरनपुर से दूसरे किसी यही घुमचाई जाना पड़ता था तो एक वीजा लेके जाना पड़ता था कि राजा साहब क्या हम तुम्हारी सीमा से पार जा सकते हैं। तो घुमचाई के राजा कहते थे नहीं, ये हमारा दूसरा देश है, राज तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अगर आज भी ये व्यवस्था होती तो कितनी ज्यादा टिपिकल सिचुएशन होती। ऐसी छोटी बड़ी मिलाकर के बेटा 562 रियासतें थी। कितनी? बस ये लाइन पढ़ लो, दिख रही है ना? हाँ, सरदार पटेल ने लगभग 562 देसी रियासतों को भारत में मिला के भारत को एक सूत्र में बांधा और भारत को मौजूदा हेंस प्रूफ जो मैंने बताया था कि 562 छोटी बड़ी रियासतों को जोड़ के हमारे ऑनरेबल वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या कारनामा किया, इन्होंने सबको बनाया इंडिया, दैट इज भारत। अब यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब मैंने राज से कहा कि राज, तो मुझे ये बताओ, मेरा हमेशा का बेस्ट एग्जांपल, कि तुम छुट्टियों में कहाँ जाओगे, तो राज ने कहा नैनीताल। इधर से लड़कियां बोली जाती पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत मैं रहता हूँ। हाँ, पीछे वाली जात में लड़कियां बोली बरेली। सर जिस दिन आपकी क्लास, उसके बाद बाकी की लड़कियों ने कुछ और कहा। तो जब इस तरीके के आंसर आए तो जरा सोच के देखो, 125 करोड़ की आबादी पर क्या कभी कॉमन आंसर निकल के आया? नहीं आएगा ना। तो जब इंडिया को लॉ बनाना था, हमने जितनी रियासतें थी उनको एक कर दिया, लेकिन उनके लिए लॉ बनाने के लिए भी एक बॉडी चाहिए थी, एक बिल्डिंग चाहिए थी, एक संस्था चाहिए थी। तो मुबारक हो, उसी संस्था का नाम है पार्लियामेंट। क्या नाम है? अगर कभी कोई आपसे पूछे कि पार्लियामेंट क्या है, तो आपके दिमाग में ये वाला इंडिया घर कर जाना चाहिए। होल इंडिया, जो पूरे भारत के लिए नियम बनाता है। कोई डाउट? पार्लियामेंट किसके लिए नियम बनाती है बताओ मासूम बच्चों? पूरे भारत के लिए। पार्लियामेंट, संसद किसके लिए नियम बनाती है? कोई डाउट? क्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के लिए भी पार्लियामेंट नियम बना सकती है? हाँ, क्योंकि वो पूरे भारत के लिए बनाती है। कोई डाउट? सर संविधान में संसद नामक शब्द नहीं दिया है। आर्टिकल 79, अनुच्छेद 7(9), ठीक है, अनुच्छेद 79। कोई डाउट? अब ध्यान से समझना, जैसे ही मैंने कहा कि पूरे इंडिया के लिए आज से पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, बेटा मुझे रोने की आवाज आने लगी। सर कौन रो रहा था? तो बेटा जितने भी राज्य हैं वो रो रहे। ध्यान से, अब जितने भी स्टेट है वो रो रहे। एमपी अलग रो रहा है, उत्तर प्रदेश अलग रो रहा है, बिहार अलग रो रहा है, सिक्किम अलग रो रहा है, सारे के सारे रो रहे हैं। तो जब मैंने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, तो बोले अयो कुचिपुड़ी। मैंने कहा ये क्या कह रहा है? तो बोले सर जब आपको केरल की भाषा पता नहीं तो आप केरल का दुख समझोगे कैसे? मैंने कहा मतलब इतनी देर में कोई बिहारी बोला, अव्वल नामक कैसे पानी हमने कहा नहीं समझ आया। तो उसने कहा जब आपको बिहारी भाषा आती नहीं तो आप बिहार का दुख समझोगे कैसे? बोले जो पूरे इंडिया के लिए लॉ बना रहा है वो पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाएगा तो उसे केरला की वास्तविकता थोड़ी पता है। वो तो दिल्ली के अंदर बैठा है, उसने उठाया, साइन करा, केरला में ये चीज लागू कर दी। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा लॉजिकल बात है, ये तो बड़ा प्रैक्टिकल बात है। इसीलिए बाबा साहिब ने पूरे भारत को दिया संसद और हर राज्य को दी विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी राज्य के पास अपने राज्य का विकास करने के लिए एक बॉडी है, उसे कहते हैं हिंदी में विधानसभा, अंग्रेजी में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कोई डाउट?
कोई डाउट? मैंने स्लाइड अपडेट करी है ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए और ये स्लाइड तुम्हें समझ आ जाए, ठीक है? अगर उत्तर प्रदेश में कोई रह रहा है, उत्तर प्रदेश में रोड बनानी है, उत्तर प्रदेश में पेंशन चलानी है, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक धरोहर आगरा के अंदर है उसे सुरक्षित करना है, तो यूपी को लॉ बनाना पड़ेगा। जो सेंटर में बैठे हुए लोग हैं वो यूपी को इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, तो हमने हर राज्य को पावर दे दी कि तुम अपना विकास स्वयं कर सको। जब राज्य अपने लिए खुद लॉ बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा, डेवलपमेंट करेगा, तो उसे भी एक बॉडी चाहिए, एक संस्था चाहिए, उसे कहते हैं विधान सभा। विधान सभा। और इससे आप ऐसे कनेक्ट करो, सर अभी कुछ दिन पहले ना हिमाचल में चुनाव हुए, सर अभी कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव हुए, अभी थोड़े दिन बाद यूपी में चुनाव होंगे। बेटा ये जितने भी अलग अलग राज्य हैं इनके विधानसभा चुनाव 5 साल के अंतराल में होते रहते हैं। इसीलिए तुम देखते हो टीवी में कि हिमाचल के चुनाव अलग, गोवा के चुनाव अलग, बिहार के चुनाव अलग, वो बेटा विधानसभा के चुनाव। कोई डाउट? कोई डाउट? तो यानी कि सर अब तो आपने बड़ा आसान कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, आप देखते होंगे टीवी में ऐसा पोल आता होगा, बेटा ये विधानसभा की पोलिंग होती है कि यूपी में चुनाव होगा 403 पे। सर एक बात और बताइए, मणिपुर में 60, यूपी में 403, क्यों? क्योंकि यूपी की आबादी सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। जितना ज्यादा राज्य के लोग उतनी ज्यादा राज्य में सीटें। कोई डाउट? कोई डाउट? ये हमने समझ लिया कि स्टेट के अंदर डेवलपमेंट करने की पावर उस राज्य के पास होती है। समझ गए? कोई डाउट? तो सर हमने कंसेप्ट पढ़ा है जिसे हम कहते हैं फेडरलिज्म। पहले रिवीजन कर लो। पूरी इंडिया के लिए लॉ कौन बनाएगा? हर किसी के पास अपने राज्य को विकसित करने का मौका मिलेगा, उसे कहते हैं विधानसभा। बेटा बहुत सिंपल है, जब इन्हीं दोनों की व्यवस्था किसी देश के अंदर होती है उसे प्यार से कहते हैं फेडरलिज्म। अब तो भूल के देखो, अब तो भूल के देखो। इज इट क्लियर और नॉट? सिंपल। यानी सर पूरी इंडिया को कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी पार्लियामेंट रहेगी जो आज भी है, हमेशा रहेगी, लेकिन हर स्टेट को भी हमने विधानसभा दे दी कि केरला तुम अपने यहाँ चुनाव कराओ, डेवलपमेंट करो, तुम अपने यहाँ उत्तर प्रदेश चुनाव कराओ, विकास करो, उसे कहते हैं विधानसभा। जब ये दोनों सिस्टम किसी देश में होते हैं तो उसे कहते हैं संघीय प्रणाली, फेडरलिज्म। कोई डाउट? कोई डाउट? परिभाषा पढ़ो, समझ लो, पढ़ो। ये परिभाषा जितनी कठिन है मैंने आसान कर दिया। पीछे समझ आया? पूरी इंडिया के पार्लियामेंट, हर स्टेट के पास अपनी विधानसभा, इसी सिस्टम को, अरेंजमेंट को कहते हैं फेडरलिज्म, हिंदी में संघीय प्रणाली। अब वैसे तुम्हें ये भाषा पढ़ के नहीं समझ आती कि सर शक्तियों को एक ही जगह केंद्र में प्रतिकरण कर दिया, ये बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की। उसके बाद इन्होंने कहा कि इकाइयों के बीच विभाजित कर दिया, तो ये बात कर रहे हैं विधानसभा की। किसकी बात कर रहे हैं? विधानसभा, SLA, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बेटा इस परिभाषा के कहने का सिंपल मतलब है कि अगर इंडिया के अंदर फेडरलिज्म है कि नहीं, तो तुम तुरंत बताओगे है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास पार्लियामेंट भी है, विधानसभा भी। कोई डाउट? अगर कोई ऐसा देश हो जिसके पास सिर्फ पार्लियामेंट है तो तुम कहोगे वो देश में फेडरलिज्म सिस्टम नहीं है। फेडरल का मतलब होता है, जिसे हिंदी में संघीय प्रणाली कहते हैं, कि सारी शक्ति पूरे भारत की एक आदमी के पास भी होगी, साथ ही हर राज्य के पास भी खुद के विकास की शक्ति होगी। आई थिंक इससे ज्यादा तो तुम्हें मक्खन जैसे नहीं समझा सकता। ये डायग्राम बस तुम्हें याद रहना चाहिए। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? निर्दोष? कोई डाउट? निर्दोष नहीं? कोई डाउट? चलो, अरे मतलब निर्दोष का मतलब इनोसेंट, तो वो ज्यादा इनोसेंट है। वो लड़की तुम्हारे घर में होता नहीं क्या? जैसे मेरी छोटी वाली बहन, वो 200 रुपए एक्स्ट्रा निकाल ले पापा की जेब से, तो पापा कहते हैं बेटा 200 रुपए कहाँ गए, क्या हिसाब करा, तो वो हल्की से मुस्कुरा देती है। लड़कियों की मुस्कुराहट जानते हैं सीधी, उसे कुछ नहीं। यही मैं अपने पापा से कह के 500 रुपए ले जाऊँ, तब भी वो कहते हैं तो खुद कमा रहा, खुद क्यों नहीं खर्च करता, तो ये वाला गाल मिला, ये भी गाल। तो मैंने मुस्कुराने की कोशिश करी बहन की तरह, तब भी मैं पिट गया। तुम लोग हाँ पार्शियलिटी। तो मैंने घर वालों से कहा कि अब तुम्हें किसी और की मुस्कुराहट की जरूरत है। मुझे लगता है घर वाले समझे नहीं थे तुम लोगों की तरह। सम प्रभु ऐसे ही। आगे बढ़े फ्रेंड्स, फिर से समझ लो, तुम थोड़ा लेट आए लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ। पूरी इंडिया को कंट्रोल करने के लिए संसद,
हर राज्य के पास विधानसभा। जब किसी कंट्री के अंदर ये दोनों व्यवस्था होगी, इसे प्यार से बोलते हैं संघीय प्रणाली, फेडरलिज्म। सर जब ये व्यवस्था आपने कर दी, उसके बाद हमारे जितने राज्य थे वो तब भी दुखी थे, जितने भी स्टेट थे वो तब भी रो रहे थे। तो मैंने पूछा स्टेट क्यों रो रहे हो? बोले क्योंकि राहुल आ गए। आ जाओ बैठो। अब देखो ध्यान से, पहले तो तुम लोग फेडरलिज्म के बारे में अपने लिए घर से क्वेश्चन जरूर लिखना। मैं तुम्हें भी लास्ट में नोट कराऊंगा कि फेडरलिज्म या संघीय प्रणाली क्या है। वैसे मैंने ये पूरा उत्तर तुम्हारे लिए तैयार कर दिया है मेंस तक का, ठीक है, ताकि तुम कहीं अटको ना। इसमें फायदे, नफा, नुकसान सब लिखते हैं, इसे घोट लेना, अच्छे से काम हो जाएगा। ठीक, अब आओ इस पे। अब मुझे आवाज अभी भी जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट, उनके रोने की आवाज अभी भी आ रही है। मैंने कहा अब तुम क्यों रो रहे हो? अब तो यूपी को विधानसभा दे दिया, केरला को विधानसभा दे दिया, दिल्ली को भी हमने विधानसभा दे दिया, अब क्या दिक्कत है? अब क्यों रो रहे हो? तो राज्य बोले सर एक दिक्कत और है। मैंने कहा क्या? बोले अभी भी जब पूरी इंडिया के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो हम तो अपनी यूपी का डेवलपमेंट कर रहे होंगे ना। अगर उसने पीठ पीछे ऐसा लॉ बना दिया कि यूपी खत्म, तब हम क्या कर लेंगे? तो मैंने कहा बात में तो दम है। बोले हमारे यूपी से कुछ लोग वहां पर संसद के अंदर भी तो होने चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा केंद्र क्या कर रहा है। मैंने कहा हाँ यार ये तो बात प्रैक्टिकल है। तो मुबारक हो, इसी बात को कहते हैं राज्यसभा। जब अलग अलग स्टेट से कुछ लोग जाके संसद में बैठते हैं तो संसद ने उनके लिए एक घर बना दिया, एक सदन बना दिया, उसे नाम दिया राज्यसभा। कोई पूछे राज्यसभा क्या है? सर राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट? रिवीजन चल रहा है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो भूल चुके हैं, इसलिए दोबारा पढ़ा है रिवीजन। कोई डाउट? इधर शर्ट और चोटी, कोई डाउट? चलो, बचपन में तुम्हारे होता नहीं ना, जैसे तुम्हारे छोटा भाई नहीं किसी घर में, क्या मेरा छोटा भाई तो बड़ा हो गया, तो माँ बाप उसकी बीच में छुट्टियां कर देते हैं, बैठे रहते। ये बड़ा अजीब होता है। तो बचपन में ये बहुत होता था। मेरा सबसे छोटा वाला भाई, सबसे छोटी वाली बहन में कॉम्पिटिशन चलता था कि अगर मम्मी बहन के तो छुट्टियां करने को लड़की है, भाई 3-4 छुट्टियां करे घूम रहा है। घर वाले समझ रहे घर में पता नहीं कौन सा एक घुसा है, डंडा चल रहा चल चल क्या हुआ? नहीं बेटा मेरे साथ किसी ने सब कुछ नहीं करा। बड़ा बेटा बड़ा जिम्मेदार होता है, उसे तुरंत कहा गया तो सबके पैर छू, अच्छी आते हैं लोग। आज भी ये सब होता है। अब भी घर वाले से कहा देते हैं तुमने हाथ नहीं धोए। मैंने कहा हाथ धोइए। बोले उस बारी टंकी से धोए, उस बारी से ही धो। क्या गजब अनुच्छेद 17 चल रहा, क्या गजब अनुच्छेद। खुद के बेटे से पैदा करे हुए से ही जात पात कर रहे है ना। देखा सही, टंकियों से भी परे चल रहा। अब मैंने सारी टंकियों पे कवर चढ़ा दिया। चलो देख, तो जितने भी राज्य हैं वो रो रहे थे, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने क्या करा कि जितने भी राज्य हैं, अब हम इस बात को कैसे माने, तो तुम इस बात को मानो या ना मानो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। राज्यसभा के अंदर बेटा कितने राज्यों का प्रतिनिधित्व है? टोटल राज्यों में से 245 लोग पहुंचे हैं। पर सर सीटें तो 250 हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक गिलास में जितना पानी है उतना पियो, फुल करना जरूरी नहीं, बाद में दोबारा पानी भर लेंगे। यानी राज्यसभा में अभी वर्तमान में 245 लोग हैं, सीटें 250 हैं, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन जितने भी राज्य हैं देखो उनके कुछ कुछ लोग पहुंचे हैं। तेलंगाना से 7, यूपी से सबसे ज्यादा क्यों? आबादी, आबादी हमको चाहिए, आबादी कर देंगे देश की बर्बादी। आबादी माने बर्बादी है ना। देखो ठीक है, तो ऐसे स्लोगन चलते हैं ना। तो देखो भैया एक घर में 12-15 वालों, देखो 31 यूपी 31। बोले सर इतने तो पड़ोसी की भी मिला के नहीं, वो तुम्हें पता नहीं। देखो तो यूपी 31, महाराष्ट्र 19। अब जितने भी राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ लोग पहुंच गए राज्यसभा। अभी भी दुख खत्म नहीं हुआ। सर क्यों? जैसे ही हमने राज्यों को पहुंचाया यहाँ पर, जैसे ही हमने राज्यों को पहुंचाया यहाँ पर, वैसे ही हमें रोने की आवाज पुनः आने लगी। अब ये रोने लगे, ये लोग, जनता, भीड़। हमने कहा तुम क्यों रो रहे हो? बोले वाह भाई वाह, यूपी के चयनित लोग चले गए राज्यसभा, यूपी के अंदर इलेक्शन करा रहा है विधानसभा, लेकिन हमारा क्या? हमारे लिए कानून बन रहा है, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो बाबा साहब के दिमाग में जीनियस आइडिया जोड़ा और बाबा साहब ने कहा टेंशन नॉट, हम तुम्हें जहां पहुंचाएंगे उस सदन को कहेंगे।
कोई डाउट? तो लोकसभा लोगों की सभा, जहां तुम डायरेक्टली वोट करते हो, तुम्हारे राज्य की विधानसभा में तुम वोट करते हो। सर राज्यसभा वहां आप वोट नहीं करते, वहां आप प्रत्यक्ष वोटिंग होती है। समझ में आई बात या नहीं? थोड़ी बहुत समझ में आई कि नहीं? अगर समझ आ गई है तो ये लो फाइनल डायग्राम। इस डायग्राम को बना हुए को देख के समझ पा रहे हो तो वेलकम। इसका मतलब ये है कि तुम्हें डायग्राम समझ आ गया। जो पूरी इंडिया के लिए लॉ बनाए वो संसद के दो विभाजन राज्यसभा लोकसभा, ये दो सदनीय व्यवस्था हमने कहां से ली? यूनाइटेड किंगडम से। और जब ये जो दो सदनीय व्यवस्था है इसे प्यार से कहते हैं बाइकैमेरलिज्म। कोई डाउट पूछो। 100% हमने इसलिए ली क्योंकि वहां का प्रेसिडेंट, ध्यान से, क्योंकि वहां का प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस के लिए आंसरेबल है। ये लो एक और खतरनाक डायग्राम, इसको वोट लो। इस डायग्राम को तुम्हें याद होना चाहिए। कैसे? केंद्र और राज्य, आ जाओ कौन आ रहा है? तो भैया पूरे देश को चलाने के लिए संसद, लेकिन हर राज्य के पास विधानसभा। इस दोनों सिस्टम को कहते हैं फेडरलिज्म। संसद के पास राज्यसभा लोकसभा, इस व्यवस्था को कहते हैं द्विसदनीय व्यवस्था। तो देखो मैंने इसलिए डायग्राम बनाया है कि फेडरलिज्म इधर से उधर मत कर देना। अच्छा, बाइकैमरलिज्म जो है वो संसद के अंदर दो सदन, देश की दो व्यवस्था। आ जाओ राजीव, बैठ। भटूरे खाते सर जी? क्या चीज? भटूरे बहुत हैं अभी भटूरे, हाँ चलेंगे, अभी काम चलो। सही टाइम पे आ गए, बैठ जाओ। चार एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जा रही है, 4 भटूरे खाए जा रहे हैं। बैठो, 5 खाओ तुम्हें। चलो नहीं खाने में तो खैर तुम्हारी एक कागज लो, एक काली थैली लो, अगले दिन का भी व्यवस्था करो। ये वही है जो मिड डे मील में कहते हैं लला 2 थैली ले जाओ, एक खा लेना, एक में चावल डाल के ऐसे गोल गोल घुमाना और ले आना। नहीं आपको मैं नीचे जाके खुद खाऊंगा, मुझे खुद नहीं पता 6 खाऊंगा कि 7। मुझे अगले 2 दिन का इंतजाम दिख रहा है, कम थोड़ी हूँ मैं। चलो नूरी, ये व्यवस्था समझ में आई? इस डायग्राम को अपनी आंखों में बसा लेना, जैसे उन्हें बसा रखा है लड़कों ने। समझ रहे हो ना? लड़कों की कहानी चली गई। तो भैया यही तुम्हारी करिश्मा कपूर, कैटरीना, आलिया भट्ट होना चाहिए जब तक तुम IAS ना बन जाओ। समझ रहे हो? और लड़कियों के भी जॉन अब्राहम यही होना चाहिए। समझ रहे हो? टाइगर श्रॉफ जो भी है। दिख गया ये डायग्राम? इसमें 6 पैक ऐड नहीं दिख रही। कोई बात नहीं, तुम वीडियो देखना, लेकिन मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे भी ये रिवीजन हो रहा है, लास्ट टाइम जो पढ़ाया था वही मैं रिवाइज कर रहा हूँ। देखो पूरे भारत को कौन कंट्रोल करता है? हर राज्य के पास में विधानसभा है। जब देश के पास संसद भी है, राज्यों के पास विधानसभा, उस व्यवस्था को कहते हैं संघीय प्रणाली। बोलिए हमारे पास संसद में वैसे 3 अंग हैं, लेकिन सदन कितने हैं? 2। राज्यसभा ये हमने कौन से देश से लिया है? पिछली बार इनके ऊपर पूरी स्टोरी बनाई थी, ये मैं याद आ रहा है? तो वही वाली स्टोरी का मतलब द्विसदनीय। तो यही चीज रिवाइज कराई है। तो अब बढ़े आगे, चलो आगे देखो भैया क्या करो। ये ऐसे करके चलो भाई आगे देखो। ये भी तुम्हें बता दिया था, अब मत कहना इस पे भी बताओ, ये कई बार बता चुका हूँ। मोरैना, इस पे सवाल भी हो गया था, ये भी हो गया था। बाबा साहेब की डिग्री, पार्लियामेंट भी हो गया था। चलो अब तुम्हें सीधे लेके चलते हैं प्रश्न वाले पे। ये सब डिस्कस हो गया था, आई होप सो। चलो गुड। अब आ जाओ इस पे देना आप लोग। ये हो गया था, एक बार ये रिवाइज करा दे रहा हूं बिकॉज़ इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। हां पीछे ध्यान देना। संसद सभा के अंदर भैया हमारी जो संसद होती है उसके अंदर मैंने तुम्हें ये बताया था, ये डायग्राम याद आ रहा है? लोकसभा कितने बजे से कितने बजे काम करती है? 11 से 6। राज्यसभा जब 11 बजे नहा धो के वो लोग जाते हैं या बिना नहाए धोए जाते हैं, उनकी इच्छा, तो 11 बजे से 12 बजे तक पहला घंटा कौन सा काल होगा?
उस प्रश्न काल के बाद 12 बजे से 1 बजे कौन सा काल? शून्य काल के बाद 1 बजे से 2 बजे, 2 बजे से 6 बजे तक कौन काम करता है? लोकसभा। उसके बाद 2 से 5 कौन काम करता है? अब हम लोग आज इसको समझने वाले बेटा, ये 11 से 12 प्रश्न काल का रिवीजन बता चुका हूँ। 11 से 12 बजे पहले ये समझ लो, क्या हम प्रश्न काल का समय बदल सकते हैं? 11 की जगह 12 कर सकते हैं? हाँ, अलाउड है, क्योंकि संसद के प्रक्रिया एवं संसद के संचालन अधिनियम 1951 के तहत कोई भी टाइम आगे पीछे फेरबदल किया जा सकता है। क्या संसद के तीनों सत्र होना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। बस इतना याद रखो कि 2 सत्र के बीच में 6 माह का गैप नहीं। संसद के 3 सत्र के जरा नाम बताओ, कौन सी गाड़ी बताई? कौन सी गाड़ी बताई? था BMW, बजट, मानसून, 3 सत्र। सर 3 सत्र क्यों होते? क्योंकि संसद साल में सिर्फ 3 बार अलग अलग महीनों में बैठती है। बात आई समझ में? बाकी टाइम तुम देखते हो कि किसी ने जाके सड़क का उद्घाटन कर दिया, समझ रहे हो, किसी ने कोविड लैब का उद्घाटन कर दिया, किसी ने अपने घर का उद्घाटन कर दिया, किसी ने शादी कर ली। तो ये सब चीजें जो होती रहती हैं उनके लिए उन्हें समय चाहिए। कोई डाउट? बढ़े आगे। तो संसद के अंदर प्रश्नकाल दिखाता है, लेकिन सवाल ये है शून्यकाल किसे कहते हैं? बताओ बेटा। शून्यकाल का सबसे आसान जवाब तो ये है कि शून्यकाल प्रश्नकाल के जस्ट बाद शुरू होता है। हाँ सर, शून्यकाल वह काल होता है कि जिसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि 1 बजे से 5 बजे तक क्या करेंगे। अभिषेक ने बिल्कुल पिछली बार सही सीखा था। गुड। तो रविशेख के अनुसार बिल्कुल सही परिभाषा इन्होंने बताई है कि शून्यकाल वो अवधि होती है जिस अवधि में हम ये तय करते हैं कि आने वाले लंच के टाइम के समय में क्या होता है। क्या हम लंच टाइम को स्किप मार सकते हैं कि लंच नहीं करेंगे? 100% मार सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। तुम बैठे हो, बिल जरूरी है। अब निर्भया कांड डिस्कस हो रहा है 2012 वाला, इतना सीरियस कांड है, तो अब तुम उठे, तुमने कहा टका लेके खाली पेट है खाना खा ले, तो भाई बाकी सब तो मैं ऐसे देखेंगे बिल्कुल बेकार आदमी है, हम इतना सीरियस देश की बेटी का मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं, तो इनका टाइम फेरबदल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? कोई समस्या? लेकिन मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, कोई भी सत्र के पहले दिन कौन सी समिति बनती है? BSA, बिजनेस एडवाइजरी, हिंदी वालों व्यवसायिक सलाहकारी समिति। फिर से समझ लो सब लोग, जैसे ही क्या नाम है आपका? रुखसाना, रुखसार। गुड। तो भाई जो रुखसार है, रुखसार ये दिल्ली गई और संसद भवन को देख रही थी, उसके अंदर घुसने का प्रोग्राम बना रही थी, लेकिन इन्होंने कहा पहले बिल्डिंग के बारे में जान लें। तो इन्होंने बिल्डिंग के बारे में जब जाना तो पता चला कि ये बिल्डिंग साल में 3 सत्र में काम करती है, बजट, मानसून, विंटर। कोई डाउट? तब इन्हें और ज्यादा जानने की क्यूरियोसिटी हुई, तब इन्होंने पूछा कि इस संसद के अंदर होता क्या है। तो जब इन्होंने संसद के बाहर खड़े व्यक्ति से पूछा, उसने बताया, ध्यान दो इधर, मनोज 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 ध्यान दो इस पे, हो गई इनसे बात निकल कर लेना। उसके बाद बजट सत्र के दौरान पहले ही दिन जब राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति 2 बार आते हैं, जब नई सरकार बनती है या नया साल आता है। नया साल का मतलब 1 जनवरी को नहीं, जब सत्र का पहला दिन होता है तब राष्ट्रपति आते हैं और क्या करते हैं? लोगों से मुखातिब होते हैं, यानी बातचीत करते हैं। राष्ट्रपति जी के जाने के बाद, राष्ट्रपति जी के जाने के पहले जस्ट और जाने के बाद के बीच में राष्ट्रपति कहते हैं कि भैया BSc आओ। तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए BSc क्या है? तो BSc का मतलब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, व्यवसायिक सलाहकारी समिति। ये समिति सत्र के पहले दिन बनती है, सत्र के आखिरी दिन निरस्त हो जाती है। कोई डाउट? यानी सर बजट वाले दिन पहले दिन बनी, बजट के आखिरी दिन जून में खत्म हो गई। उसके बाद मॉनसून सत्र में जुलाई में दोबारा बनेगी और जुलाई के बाद आखिरी दिन जब हमारा मॉनसून सत्र पूरा होगा तब ये समिति खत्म हो जाएगी। फिर विंटर का समय शुरू हुआ, शीतकालीन, उस समय पर ये दोबारा बनेगी और दोबारा बनने के बाद में समाप्त हो जाएगी। कोई डाउट? कोई डाउट? ये चीज क्लियर थी ना? बजट, मॉनसून, विंटर। एक सेकंड,
हाँ वापस आ जाओ, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो बजट मॉनसून विंटर, असल में समवन इज बैडमिंटन, अभी आप ही बीच में से बच्चा है, अभी नाम नहीं लूँगा, तो उसके घर में कोई कैजुअलिटी है, तो उसी तरह से कोई हॉस्पिटल में है, तो मेरे से जो हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए मैं नाम तो नहीं लूँगा, बात अब तो तुरंत ही पूछो यहाँ नाम होगा, कुछ नहीं, उसके फादर की तबीयत ठीक है, तो ये सब बातें डिस्कस नहीं करी जाती, लेकिन आई कंसीडर यू एज अ यंगर ब्रदर, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, बजट मॉनसून विंटर की अगर बात करें तो मैंने तुम्हें समिति बनाई थी, बजट के पहले दिन समिति बनेगी, बजट के आखिरी दिन समिति खत्म हो जाएगी। यानी सर ये समिति जो आप बात कर रहे हो कि व्यवसायिक सलाहकारी समिति 3 सत्र में 3 बार नई बनेगी, कोई डाउट? मनोज, समिति कितनी बार बनेगी? 3 बार, और खत्म भी कितनी बार होगी? 3 बार, कोई डाउट? अब सवाल ये है कि सर इस समिति में कितने लोग होते हैं? तो बेटा राज्यसभा और लोकसभा एक ही जैसा काम करते हैं, दोनों बिल पारित करते हैं, दोनों के सत्र में राज्यसभा का कमरा अलग है, लोकसभा का कमरा अलग है, दोनों में एक ही समय पे एक ही जैसी चीजें चलती हैं। तो याद रखना कि सलाहकारी समिति भी 2 जगह बनाई जाती है। उसमें मैंने तुम्हें ये बताया था कि सलाहकारी समिति के अंदर कितने लोग होते हैं, याद है? लोकसभा में 15, राज्यसभा में, अगर लोकसभा की कार्यकारी सलाहकारी समिति बनी है तो उसका हेड यानी उसका प्रमुख लोकसभा का अध्यक्ष होगा, लेकिन अगर राज्यसभा में बनी है तो राज्यसभा का चेयरमैन जो उपराष्ट्रपति ही होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो लोकसभा के जो चेयरमैन, जिसे हम प्यार से कहते हैं कौन से अधिकारी? सभापति। लोकसभा के अंदर कहते हैं अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति। और जब मैं बोलूंगा पीठासीन अधिकारी तो समझ लेना मैं लोकसभा राज्यसभा को मिला के बात कर रहा हूँ, कोई डाउट? तो पीठासीन अधिकारी जो होते हैं दोनों जगहों के, वो वहां के प्रमुख होते हैं, कोई डाउट? ये समिति किससे बनती है? तो बेटा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस समिति में विपक्ष भी होता है, पक्ष भी होता है। मैं जैसे कांग्रेस के बड़े लीडर को बुला लूंगा, सबको बताना कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, रिस्पेक्टेड मल्लिकार्जुन खड़गे, तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा कि सर साल भर हम लोगों को काम करना है, जरा आगे आके बताइए कि इस सत्र में कैसे काम करें। तो ये हो जाता है आपस में, मतलब बोलोगे एक दूसरे से सहमति बना लेते हैं कि पहले इस बिल पे चर्चा करेंगे, इस साल ऐसा होगा, सरकारी छुट्टियां कम कर दो, सरकारी छुट्टियां बढ़ा दो, ये सारी चर्चाएं ये व्यवसायिक सलाहकारी समिति करती है, कोई डाउट? सर ये समिति अब क्या शुरू करेगी? तो ये समिति शुरू करती है 11 बजे से 6 बजे तक क्या करना है, 11 बजे से 5 बजे तक क्या करना है, कोई डाउट? लोकसभा में 11 से 6, राज्यसभा में 11 से 5। अब जो इसका पहला पहर होता है यानी 11 से 12, उसे बोलते हैं प्रश्न काल। कौन सा काल? अब ये जो प्रश्न काल का समय होता है, इसको ध्यान रखना कि प्रश्न काल के समय पे 3 तरीके के प्रश्न अलाउड होते हैं। कितने तरीके के? कौन कौन से होते हैं बताओ? वेरी गुड, इसे हिंदी में भी बताओ हिंदी वालों। तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना। अभी इस पे एमसीक्यू लगाएंगे तो मैं तुम ध्यान से फैक्ट सुनना। मैं यही क्वेश्चन लेके आया हूं प्रीवियस ईयर जो आ चुके हैं, वनडे एग्जाम में भी और यूपीएससी के दोनों। सबसे पहले याद रखना हमारे ऑपोजिशन से लीडर हो गए, अपोजिशन मतलब विपक्ष, विपक्ष मतलब जिसकी सरकार नहीं बनी, वो उठे और उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिली है देश के रक्षा मंत्री 1000 नई बंदूकें रशिया से खरीद रहे हैं, तो मुझे जानकारी चाहिए कितने की खरीदी जा रही है, क्यों खरीदी जा रही है। अब इस बात का जवाब तुम मंत्री जी से उसी दिन खड़े करके पूछोगे तो हो सकता है मंत्री जी को ना पता हो या मंत्री जी आए ना हो, और मंत्री जी तुम्हें तुरंत उत्तर क्यों दें? मंत्री जी को भी तो कुछ तथ्य जुटाने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है, हाँ या ना? इसी वजह से 3 तरीके के प्रश्नों की व्यवस्था करी गई है। जो विपक्ष के नेताजी हैं वो संसद के अंदर एक खिड़की के पास जाएंगे, उस खिड़की पे जाके कहेंगे क्या हुआ, क्या हो गया, बड़ा गुस्से से कह रही कहाँ ले आई तुम सत्संग। देखो देखो बिटिया, देखो सामने देखो, यही सत्संग तुम्हें आईएएस बना देगा, तुम्हें सब ऐसे मारेंगे, वरना तुम ऐसे सबको करना इस वाले यहाँ से। चलो देखो ध्यान से, फिर से सुनो। हरा वाला पन्ना, जैसे ही हमारे विपक्ष के नेताजी खिड़की पे पहुंचे, उन्होंने कहा कि मुझे सवाल पूछने हैं, तो खिड़की के अंदर बैठे हुए व्यक्ति ने कहा हरे रंग का पन्ना चाहिए, सफेद चाहिए या हल्का गुलाबी या गुलाबी चाहिए। हल्का गुलाबी मतलब एक ही कलर, ठीक 3 कलर मैंने बोले, फिर से सुन लो, हरा सफेद गुलाबी, कोई डाउट? तो राहुल गांधी जी या विपक्ष के कोई भी नेता थे, उन्होंने सीधे कहा कि हरे रंग से क्या होगा? बोले हरे रंग से आप प्रश्न तो मुझे लिखित में दोगे, लेकिन मंत्री जी सबके सामने अपने मुंह से उत्तर बोलेंगे। अब खुद बताओ, जो आदमी बोलने आया है वो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर तो बोल के नहीं दे पाएगा,
कम के देगा। तो हरे पन्ने को जैसे ही हमारे रिस्पेक्टेड राहुल गांधी जी ने दिया, उस पे स्टार बना दिया गया। स्टार क्यों बनाया? क्योंकि वो तारांकित श्रेणी में आता है, तारांकित प्रश्न पत्र बोला जाता है। कोई दिक्कत? फिर राहुल गांधी जी ने उस पे 20 प्रश्न लिखना शुरू करे। चाहे राहुल गांधी जी अकेले सभी के बिहाफ पे 20 प्रश्न लिख दें, वरना वो अपोजिशन से 20 लोगों को ढूंढे कि एक तुम्हारा, एक तुम्हारा, एक तुम्हारा प्रश्न। हरे रंग के पन्ने पे 20 से ज्यादा प्रश्न नहीं होंगे। अब राहुल गांधी जी को लगा कि मैं एक प्रश्न जो है, क्या हुआ, मैंने 20 बोले हमेशा से 20 25 बेटा, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कहाँ कोई हो बिटिया, वो आ तारांकित में इमरजेंसी के दौरान 230 प्लस 25 थे। चल दे। तभी कहते हैं कि आपके दिमाग को जो पता नहीं वो आंखें देख नहीं सकती। ये फैक्ट है। कभी देखना, जिसने कभी सांप देखा ही नहीं, सांप सामने आ जाए कहाँ, ऐसे प्रश्न पत्र में होता है। तुमने एमसीक्यू लगाई थी तो तुम्हें नहीं दिखाई नहीं, तुम हाँ मान के गोला मार गए। इसलिए कई बंदे एग्जाम में नहीं के नीचे को अंडरलाइन लगाते हैं, अंडरलाइन अंधो देखो नहीं नहीं नहीं, तब भी हम हैं छुपा के गलत बोल रहे। चल देखो अभ्यास, समझो, आंखें चौकन्नी रखो, खासकर चश्मे वाले हमारी तरफ। देखो भैया, तारांकित प्रश्न में 20 प्रश्न, यानी एक व्यक्ति को एक प्रश्न अलाउ हुआ, लेकिन एक ही पन्ने पर उन्हें सारे लोगों के प्रश्न बटोरे, लिख लिए और प्रश्न खिड़की पे जमा कर दिया। अब राहुल गांधी जी को लगा कि मैं ना थोड़ा गेम खेल लेता हूँ। बोले कैसे? मैं एक प्रश्न को इतना बड़ा करके लिख देता हूँ, उसमें अकेले 20 प्रश्न का मसाला होगा। तो उन्हें तुरंत ही उस आदमी ने रोक दिया। बोले ना ना बाबू ना, बोले भैया 150 शब्दों से ज्यादा एक प्रश्न लिख ही नहीं सकते। तब राहुल गांधी जी को लगा ठीक है। फिर राहुल गांधी जी ने सोचा कि मैं इधर से प्रश्न डालूंगा, उधर से उत्तर निकालूंगा। समझ गए? इधर से प्रश्न डालूंगा, उधर से उत्तर निकालूंगा। तो राहुल गांधी जी ने जब ये योजना अपनाई तो उनसे साफ कह दिया गया, नहीं, जैसे ही तुम प्रश्न पत्र हमें दोगे, हम ये प्रश्न पत्र चेक करेंगे, तुम इसे वापस ले जाके लोकसभा में अगर पूछ रहे हो तो वहां के अध्यक्ष को दोगे, राज्यसभा में कोई व्यक्ति पूछ रहा है तो वहां के सभापति को देगा। लेकिन कार्रवाई खत्म नहीं हुई। हमारे अध्यक्ष महोदय उस हरे रंग के पन्ने को मंत्रालय भेजेंगे, रक्षा मंत्री के पास। उसी दिन से टिक 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 की आवाज शुरू हो जाएगी और 15 दिन मिलेंगे मंत्री जी को, ना कम ना ज्यादा, 15 दिन। अगर कोई मंत्री फेल हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, जवाब ना दे पाए, बेटा कोई दिक्कत नहीं, उनकी जगह बहुत मंत्री स्वतंत्र प्रभारी होते हैं, उनके यहाँ काम करने वाले होते हैं, किसी के जरिए उत्तर आ जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं। अगर वो उत्तर देना ही ना चाहे तो दूसरा तरीका भी है, उनके खिलाफ और भी तरीके के प्रस्ताव हैं, तो उनसे जवाब देने के लिए पूछ सकते हो कि क्यों नहीं किया, वो विवश हैं जवाब देने के लिए। कोई डाउट? अब जैसे ही हमारे राहुल गांधी जी को पता चल गया, उन्होंने 20 प्रश्न तैयार करवाए। 20 प्रश्न में से एक था, विमान कितने का है, विमान क्यों ले रहे हो, पुराने विमान पड़े हैं, पिछले साल बजट में से तुमने इतना इतना बढ़ाया, पैसा कहाँ गया। मंत्री जी ने सारे जवाब दिए। लेकिन अब हमारे ऑपोजिशन के लीडर को चैन नहीं पड़ा। उन्होंने ये कहा कि अब मैं मंत्री जी से लिखित में चीजें मांगूंगा कि मुझे बिल की कॉपी दो, कि मुझे फला फला चीजें दो। तो वो वापस जब खिड़की पे भगे तो भैया उन्होंने कहा पन्ना दे दो। तो वो आदमी समझ गए कि ये फिर से प्रश्न पूछेंगे। उन्होंने 3 रंग के पन्ने पूछे, हरा, सफेद, गुलाबी। इस बार हमारे मंत्री जी ने कहा कि हमें सफेद वाला पन्ना दे दो। तो जैसे ही सफेद पन्ना मिला, जैसे ही उस पे हमारे राहुल गांधी जी स्टार बनाने जा रहे थे, पीछे से कपिल सिब्बल भाग के आए, बोले ना राहुल ना, ये गलती मत करना, सफेद पन्ना सादा ही बढ़िया लगता है, इस पे कोई निशान नहीं बनेगा, इसलिए उसे अतारांकित कहते हैं। कोई डाउट? तो राहुल गांधी जी ने कहा कि चलो मैं सबसे प्रश्न इकट्ठे कर लेता हूँ, बताओ भैया वो 20 प्रश्न कौन कौन से हैं। तो फिर से कपिल सिब्बल ने टोक दिया, उन्होंने कहा 20 नहीं, इस सफेद पन्ने पर 230 प्रश्न लिखे जा सकते हैं। सर एक पन्ने पे नहीं, तुम ट्रक भर के ले आओ, लेकिन एक शब्द के शब्द लिमिट 150 शब्द की होगी। फिर से सुन लो, ठीक है? तुम लोग भूखे खा के आए हो तो कहीं और चले जाओ, चलो क्यों खा लिए उम्मीद से ज्यादा तुमने। चलो देखो ध्यान से, हाँ 20 खाए ना, अभी जा रहा है घर पे लेके जाओ। आज घर जाके रूम क्लीनर, रूम फ्रेशनर, एयर फिल्टर सब चलाना, और ना हो तो भैया नहा लेना 6-7 बार। चलो ठीक, अब सुनो, तारांकित वाला समझ गए। तारांकित वाले की सिचुएशन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अब देख लो, तिगड़ी इधर देखो। सफेद पेपर पर
कोई निशान नहीं डालना। आतारांकित प्रश्नों की संख्या 230, प्रति प्रश्न 150 शब्द लिमिट ही चलेगी। कोई डाउट? मंत्री जी को सर 230 क्वेश्चन है तो क्या दिन बढ़ा दें? नहीं, क्योंकि मंत्री जी को कोई अपने हाथ से उत्तर टाइप नहीं करने, उनकी पूरी भैया समितियां बनी हुई हैं, उनके नीचे कर्मचारी हैं, वो सबके सब उत्तर दे देंगे। कोई डाउट? वो कहाँ बैठे? प्रदीप जी उधर बैठे, और कोई बैठा? आप बैठे, क्या नाम? 10 मिनट में बुला रहे हैं, ठीक? कोई डाउट? सफेद वाले प्रश्न पर अब जो बच्चे अभी आए हैं वो बेटा मुंह बंद करके बैठो, मुंह बंद करके। हाँ, राष्ट्रपति यहाँ पे हमने रक्षा मंत्री से पूछा, रक्षा मंत्री लिखने का मतलब ये हमने उससे कहा कि बिल का बजट बताओ, तो बजट हाथ से बिल के तो प्रिंट आउट मारेगा। सुन लो, ये बड़ा ट्रेडिशनल कांसेप्ट है, इस पे भी क्वेश्चन पूछूंगा, तब तुम ऐसे एक दूसरे की शक्ल देखना। बैठ जाओ बेटा, मुंह से नहीं बैठते हैं, कितनी बार बताओ, ऐसे मुंह से नहीं रखते, पिन ड्रॉप साइलेंस। देखो सामने देखो, फिर से देखो, आतारांकित वाला समझो। आतारांकित के अंदर सफेद पन्ना 230 प्रश्न, इसके उत्तर लिखित होंगे। क्या लिखित उत्तर मंत्री जी उसे फैक्स करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। स्पीकर से सवाल उठाए, स्पीकर कोई कॉपी लाके दे दी, स्पीकर कहेगा राहुल गांधी जी ये रही तुम्हारी लिखित कॉपी मंत्री जी से जो तुमने किए थे। लेकिन अब मैंने तुम्हें दोनों सिचुएशन क्यों बताई, समझो। लिखित वाले में जब मंत्री जी ने उत्तर दिए तो किसी को पता है कि क्या उत्तर दिए? नहीं पता। अब ग्रीन वाले पे वापस आओ, जब ग्रीन वाले पे मंत्री जी बोल के उत्तर दे रहे थे तो अभिषेक भी सुन रहे थे, प्रिंस भी सुन रहे थे, ये भी सुन रही थी। इनने तुरंत हाथ खड़ा करा, बोले अभी आपने कहा कि 1000 बंदूकें खरीद रहे हैं, 788 देश के सैनिक हैं, 1000 बंदूकों का क्या करोगे? तो बेटा ये डिफरेंस है कि हरे पन्ने वाले प्रत्येक प्रश्न पर 2 पूरक प्रश्न अलाउड होते हैं। डाउट क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ये ग्रीन पेज की कंडीशन है। अगर तुमने सामने कुछ बोला तो दूसरा व्यक्ति भी उस पर डाउट क्वेश्चन कर सकता है, कोई डाउट। लेकिन सफेद वाले में नहीं अलाउड है, क्योंकि उसकी कॉपी कैसे दी जा रही है? लिखित दी जा रही है। कोई डाउट? अब कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, लास्ट वाला देख लो, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन लगाते चले। चलो पहले तारांकित वाले लगाते हैं, लो लगाओ, सॉल्व करो। ऐसे तो तीनों के 2-2 क्वेश्चन करा ले रहा हूं, ठीक है? तीनों के 2-2। क्या पढ़ रही? लाइट पढ़ रही, चमक। रुक जाओ रुक जाओ, अब लाइट शिफ्ट हुई क्या? ये लाइट पड़ी क्यों रही? हाँ नीचे कर दो। अब पहले प्रश्न पढ़ो, पहले प्रश्न पढ़ो ना, उसके उत्तर ऊपर करो। एक और दो बेटा, प्रश्न सही से पढ़ लेना, वरना हो सकता है कि आज मोबाइल का स्टैंड तुम्हारे ऊपर ही रखा जाए। सर कोई बात नहीं बेटा, तुम तो ऐसे कह रहे हो सर का फेल का रिजल्ट आया। सर कोई नहीं, ऐसा होता है। कहो उत्तर, इसका उत्तर। आप विकल्प देख लो, विकल्प बताओ। तारांकित वाले में कितने प्रश्न अलाउड हैं? कितने प्रश्न अलाउड हैं? प्रत्येक प्रश्न की समय सीमा, शब्द सीमा, तो इसका ना पहला ही वाला सही है ना दूसरा, तो इसका लास्ट आएगा ना तो 1 ना 2 ही। सब बास, तुम लोग तो तेज हो गए, यूपीएससी के प्रश्न सॉल्व कर रहे हो। चलो बताओ भैया कहाँ सेट करें इसको? नीचे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब चलेगा? मैं तो लोग दिया, मैं जा उससे बड़ा समस्या है। आगे मनोज ऐसे वाले लोगों के बताओ बताओ,
इसके लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है एवं पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाँ, एक प्रश्न में कितने पूरक प्रश्न? 2। नीचे वाली लाइन पढ़ो, बस यहीं पे नीचे वाली लाइन में झोल है। 10 दिन जो लिखा है इसमें बेटा इसका उत्तर है सिर्फ पहला वाला। तुम्हारा को यूपीएससी प्रश्न सॉल्व। गुड। इतने सरल आते नहीं है, पहले कंसेप्ट घुटवाया गया तुम्हें। नानी तारांकित मतलब तारा। लो भैया, जो तारा सिंह अंग्रेजी वालों तुम्हारे लिए भी है, ठीक है, लेकिन चिंता ना करो। हाँ, लो भैया दूसरे वाले पे लगाओ, आ जाओ इधर। अब इससे नीचे जाएंगे, सॉरी, तुम लोग इधर से ऊपर नहीं दिख रहा है, तो सामने से नहीं होगा, पीछे से ये नीचे नहीं सारे सही हैं। एक एक करके उत्तर दो। पहले बॉयज वाले को, बॉयज वाले को हाथ मिलाओ। कौन सा वाला? पीछे से बताओ। डी मनोज कह रहे हैं, डी वाला। अच्छा, मनोज का तो दूसरा आंसर है, इधर बताओ। बी कह रहे हैं, ठीक है, बी अभिषेक का आंसर। और इधर आगे डी कह रहे हैं इधर। अब बेटा सुनो ध्यान से, ये आ तारांकित वाला है। आ तारांकित में कितने प्रश्न अलाउड थे? 230। तो पहला स्टेटमेंट ही। अब जरा दूसरा पढ़ो। शब्द सीमा 150 ही रहेगी, 250 कहां से हो गई? शब्द सीमा 150 रहेगी। तीसरा लिखा हुआ है कि प्रश्नों का लिखित उत्तर दिया जाता है। और मैंने ये बताया था कि लिखित उत्तर दिया जाता है तो पूरक प्रश्न अलाउड। तो इसका पहला और तीसरा वाला ही सही होगा, यानी इसका आंसर है बी। कोई डाउट? राजीव ने सही उत्तर दिया। अगर ये तुमसे नहीं बन रहे तो कोई बात नहीं बेटा, तुम कुछ और बनाने के लिए बने हो, समझ गए ना? रास्ते पे कच्चे मकान के लिए ईंटें लगा के अपने आसियाना पक्का कर दिया। डी वाला गलत है। आ तारांकित प्रश्नों में बताओ इसका कौन सा, बताओ कौन सा सही कौन सा गलत? इसके अंदर जो आंसर है, ध्यान से सुनो, ये है भैया अनस्टार्ट आ तारांकित। इसके लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होगी क्या? पहला वाला गलत। 5 दिन का नोटिस दिया जाता है। इसका उत्तर है डी। जिसका उत्तर था कि ना तो हाँ सही ना तो ना, यानी ना पहला ना दूसरा, लास्ट वाला, उन्होंने उत्तर सही दिया। गुड। इसमें पूरक प्रश्न अलाउड नहीं होते, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। इंग्लिश वालों तुम देख लेना, ये चार्ट रहा, लो इसे देखो, फिर बात करते हैं पिंक वाले की, समझ लो। अब इस बार अपोजिशन का व्यक्ति खिड़की पे गया, सुन लो क्या करें, सामने से अभी कुछ ऐसा नहीं जो देखना है, बस सुनो। ऑपोजिशन का व्यक्ति जब उस खिड़की पे गए तो उन्होंने कहा कि आप ग्रीन पन्ना तो ले गए, व्हाइट पन्ना ले गए, लेकिन इस बार राहुल गांधी जी बहुत तेजी में भागे। तो उन्हें खिड़की पर देख के सबने कहा कि इतनी तेजी में क्यों आए? बोले इमरजेंसी है। तो याद रखना कि गुलाबी वाला जब लिया जाता है जब कोई अर्जेंट मैटर्स होते हैं, सबसे पहली चीज अर्जेंट मैटर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गुलाबी वाले को जब तुम सुनवाई जल्दी करवाना चाह रहे हो तो तुम मंत्री जी के लिखित जवाब का वेट नहीं करो। तुमने क्वेश्चन लिखा, स्पीकर महोदय को दिया, मंत्री जी के पास प्रश्न पहुंचा, लेकिन अब मंत्री जी के पास प्रश्नों की संख्या निर्धारित नहीं कर रखी है, चाहे 1 पूछो, चाहे 20 पूछो, चाहे 22 पूछो, गुलाबी पेपर पे प्रश्नों की संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन 150 की शब्द लिमिट निर्धारित है। यहाँ मंत्री जी गुलाबी पेपर देखेंगे तो घबरा जाएंगे, क्यों? क्योंकि अब 15 दिन नहीं और 10 दिन मिले हैं। तो ये चार्ट तुम्हें याद होना चाहिए। और इसमें उत्तर कैसे देंगे मंत्री जी? ओरल। तो बेटा सिर्फ सफेद वाला छोड़ के पहला वाला हरा और लास्ट वाला गुलाबी दोनों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं। कोई डाउट? इस चार्ट को बनाओ या याद करो, बनाओ या याद करो।
दोबारा नहीं लेकिन समझ रहा है कोई डाउट तो पूछो, कोई डाउट तो पूछो। नहीं सर के मुंह में बाल्टी में पानी पी के बहस किया ऐसा कोई प्रयास नहीं। हाँ भाई पूछो, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट? तो अब लड़कियां जो हैं वो गुलाबी रंग पे ना जाए, गुलाबी रंग संसद का भी है। पिंक इज नो मोर कलर ऑफ गर्ल्स। पहले पिंक स्कूटी लेके क्या बनाता था भाई, शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन, ठीक है। जब मैं गुलाबी शर्ट पहन के क्या फंक्शन करवा रहे, क्या लड़की जैसा पहन जाए, मैंने कहा यू रेसिस्ट, चल रंग विभाजन कर रहे। खैर उसके बाद कई लड़कियों ने कहा कि कैसी पहन के आया, तो मैंने कहा गुड। 15 डेज के आगे बेटा लिखा है पूरक प्रश्न सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जो हरे वाले पन्ने में मैंने बताए थे कि एक क्वेश्चन राहुल गांधी जी का जो लिखा है 20 क्वेश्चन में से उसमें 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन अन्य मंत्री पूछ सकते हैं, उसे पूरक प्रश्न कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं, डाउट क्वेश्चन कहते हैं। समझा? चलो तुम्हारे एक डाउट ले लेते हैं, एक सेकंड।